वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जयेश लॉजिस्टिक्स का आईपीओ रहने वाला है। अगर बात करें इसके इशू की तो ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू रहेगा। 28.63 करोड़ रुपीस का एक कंप्लीट इशू साइज रहने वाला है। ये पूरा फ्रेश इशू है। ये कंपनी 23 लाख शेयर्स को इशू करेगी। उसके साथ ही गाइस ये एसएमई सेगमेंट में आ रहा है। अगर बात करें इसके डेट्स की तो ये आईपीओ ओपन हो जाएगा 27 अक्टूबर को, क्लोज होगा 29 अक्टूबर को। इसकी अलॉटमेंट 30 अक्टूबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 31 अक्टूबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 3 नवंबर को। एंड ये एनएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है। उसके साथ ही इसका 1000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। एंड प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 116 to 122 रुपए पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आ रहा है। अगर बात करें इसके लॉट साइज की डिटेल्स की, इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसमें 2000 शेयर्स आएंगे, जिसके लिए आपको 2,44,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी, जिसमें 3000 शेयर्स होंगे, 3,66,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसमें 9000 शेयर्स होंगे, 10,98,000 रुपीज की आपको इसके लिए बिड लगानी होगी। अगर बात करी जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये 97.57% पे है। पोस्ट इशू 71.22% पे आ जाएगी। एंड अगर बात करी जाए अब इस कंपनी की कि ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, वेल ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 2011 में, मई 2011 में जयेश लॉजिस्टिक्स लिमिटेड नाम से। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट में स्पेशलाइज करता है। इंडो नेपाल कॉरिडोर में ये कंपनी पर्टिकुलरली फोकस करती है, जिस नेपाल टू इंडिया इनके कई सारे कंसाइनमेंट्स जाते हैं एंड इनका बिजनेस भी यहाँ से कई ज्यादा आता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी अगर इनकी सर्विसेज के बारे में बात करी जाए तो इनलैंड एंड कार्गो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पोर्ट हैंडलिंग सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे जैसे बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है ये भी बिल्कुल सेम ही काम करती है। यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है जो की है इसका क्रॉस बॉर्डर कार्गो मूवमेंट। बाकी इस कंपनी के अगर एम्प्लॉइज की बात करी जाए तो करेंटली 42 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कि 2025 तक का यहाँ पे डेटा दे रखा है। तो अब बात करते हैं भाई इनका जो बिजनेस है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले कस्टमर इंक्वायरी डालता है, उसके बाद ये जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है ये अपने कोटेशन प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, फिर कस्टमर के साथ फिर ये नेगोशिएट करते हैं, एक अग्रीमेंट बनता है। उसके बाद ये व्हीकल को अरेंज करते हैं, जो ट्रैफिक मैनेजर है उसे डायरेक्ट करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कंसाइनमेंट को लोड करते हैं, चेकिंग एंड ट्रैकिंग करते हैं, कंसाइनमेंट डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी का कंफर्मेशन जब हो जाता है तब पेमेंट एंड सेटलमेंट हो जाता है। ये कुछ आप इनके इमेजेस देख सकते हैं। इनके पास कई ये सारे ट्रक्स हैं एंड ऑलमोस्ट जो यहाँ पे नंबर भी बता रखा है 95 यहाँ पे इनके पास ट्रक है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। एंड ये नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े साइज के ट्रक्स हैं। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है जो फ्रेट वाली सर्विसेज है एंड जो दूसरी नॉन फ्रेट वाली सर्विसेज है। जो फ्रेट वाली सर्विसेज है इसमें जो इनका खुद का मतलब जो इनका खुद का ट्रक है, इससे इस कंपनी का ऑलमोस्ट 34% रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी दूसरे ट्रक्स को हायर करती है, उससे 32% रेवेन्यू आता है फ्रेट के लिए। जो नॉन फ्रेट है जैसे रेलवे, शिपिंग एंड सुपरविजन वाली सर्विसेज है इनकी, उससे इस कंपनी का 28% रेवेन्यू आता है। एंड जो मिसलेनियस सर्विसेज हैं जिसमें मशीन रेंट पे देते हैं, उससे 1% रेवेन्यू आता है, जिससे इसका 100% रेवेन्यू पूरा होता है। बाकी यहाँ पे ये भी बता रखा है कि ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज को सर्व करती है ना वो कौन सी है। सीमेंट इंडस्ट्री से 2025 में इस कंपनी का ऑलमोस्ट 17% रेवेन्यू आता। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से 5.34% रेवेन्यू आता। हेवी इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्री है उससे इस कंपनी का 1.67% रेवेन्यू आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल, माइनिंग एंड पावर से इस कंपनी का 35.35% रेवेन्यू आया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से 38.76% रेवेन्यू आया है एंड अदर से 1.61% रेवेन्यू आया है। और उसके साथ ही इसका जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उससे इस कंपनी का 53% रेवेन्यू आता है। टॉप 10 कस्टमर से 76% रेवेन्यू आता है। तो यही गाइस एसएमई कैटेगरी की कंपनीज में होता है। अगर इनका कोई भी बड़ा कस्टमर चले जाए तो इनका बड़ा पार्ट ऑफ रेवेन्यू कट हो जाता है। तो ये तो कुछ ऐसा चीज नहीं है जो कि डिफरेंट है। ऑलमोस्ट सभी एसएमई साइज की कंपनीज के साथ ये चीजें सेम होती है। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था इनका इंडिया टू नेपाल वाला जो सीन है उसमें इस कंपनी का नेपाल से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना 2025 में वो 63% पे था एंड इंडिया से ये 36.47% पे था। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे नेपाल में कोई कंपनी है उसको कुछ इंडिया से इंपोर्ट करना है तो वो इनके सर्विसेज ऑफर करेंगे एंड इंडिया से नेपाल में अपने ऑन रोड अपने ट्रक्स के थ्रू वो चीजें को शिप कर देंगे। तो यही है इनका इंडिया टू नेपाल एंड ऐसे ही इनका नेपाल से इतना % रेवेन्यू आता है। एंड ऐसे सेम चीज अगर इंडिया में किसी को किसी और जगह में प्रोवाइड करनी है, किसी और लोकेशन में अपने ट्रक्स को अपने सामान को भेजना है तो उससे इंडिया में रेवेन्यू आता है। तो इस हिसाब से आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 2023 में ये 60 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 88 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में अगेन इंक्रीज हुआ एंड 112 करोड़ पे आ गया। ये 27% का जंप है जो कि काफी अच्छा है कंसिडरिंग ये काफी छोटी साइज की कंपनी है एंड काफी अच्छी स्पीड से बढ़ पा
रही है। दूसरी चीज जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 1 करोड़ पे था 2023 में, 3 करोड़ पे आ गया 2024 में एंड 7.2 करोड़ पे आ गया 2025 में। 128% का जम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एंड बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो 12.19 पे थी 2023 में, 27.1 करोड़ पे आ गई 2024 में एंड 27.99 करोड़ पे आ गई 2025 में। अगर बात करी जाए डेट टू इक्विटी की तो ये 1.61 के डेट टू इक्विटी में करंटली कंपनी को डेट सर्व करने में काफी दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स से हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो आरओई है 56.77% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.23% पे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.77% पे है, 6.43 के पैट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है एंड 4.47 के प्राइस टू बुक में अपने आपको लेके आ रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 11.34 है, पोस्ट आईपीओ 9.29 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 10.75 पे है, पोस्ट आईपीओ 13.13 पे आ जाएगा। बाकी अगर बात करी जाए इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे लेने की या पैसे उठाने की क्या जरूरत है, तो इस कंपनी को साइड वॉल ट्रेलर्स को परचेज करना है जिसके लिए इसे 8.85 करोड़ रुपीस की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसे 11.24 करोड़ रुपए की जरूरत है। फेज 2 ऑफ स्मार्ट लॉजिस्टिक एप्लीकेशन के लिए 72 लाख रुपीस की जरूरत है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 7.83 करोड़ रुपीस की जरूरत है। तो अगर देखा जाए आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ठीक ही है, मतलब कंपनी अपनी सर्विसेज को बेटर करने के बारे में सोच रही है, नए ट्रेलर्स को ऐड करने के बारे में सोच रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सही है आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। एंड अगर बात करी जाए करंटली इसके मार्केट में डिमांड की कितने डिमांड चल रही है, कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका सिर्फ 3.28% है जिसके हिसाब से आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। दूसरी चीज अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर्स की तो इसका एक लीड मैनेजर है एंड जो लीड मैनेजर है ये इंड कैप एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अगर बात करी जाए इसके इश्यूज की तो इसका सिर्फ एक ही इशू आया एंड वो भी डिस्काउंट में लिस्ट हो गए एंड डिस्काउंट में लिस्ट होने के बाद वो करंटली काफी ज्यादा नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड से तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इस कंपनी ने अपने 3 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है जिसमें अगर आप देखें तो तीनों ही एसएमई कैटेगरी की कंपनीज है एंड तीनों की ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इससे बेटर है एंड काफी कम प्राइस टू बुक में करंटली तीनों ही कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, सिमिलर सेगमेंट में ही काम कर रही हैं। तो अब ओवरऑल क्या आपको इसके आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए, क्या इसमें अप्लाई करने से कोई फायदा होगा, क्या आपका पैसा बन पाएगा? देखो इसे हम कैटेगराइज करेंगे कुछ चीजों में, कुछ कंक्लूजन में अपना डिसीजन बना सकते हैं आप। सबसे पहले आईपीओ का ऑब्जेक्टिव कैसा है? आईपीओ का ऑब्जेक्टिव मैं बैलेंस बोलूंगा, काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए या एग्जैक्ट नंबर अगर मैं देखूं तो इस कंपनी को 7.83 करोड़ रुपए सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ये लीड मैनेजर है इससे ये बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है जिस वजह से जितने का ये इशू आ रहा है उसके ऑलमोस्ट का 1/4 इसके लीड मैनेजर को ही चले जाएगा। दूसरी चीज अगर बात करी जाए इसकी करंटली मार्केट में डिमांड की तो वो बिल्कुल भी नहीं, 4% की डिमांड है एंड कई सारे इश्यूज इस टाइम पे नेगेटिव में लिस्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसका लीड मैनेजर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अगेन उससे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो कि अगर देखा जाए जो बाकी इस कंपनी ने अपने पीयर कंपैरिजन में जो अलग अलग कंपनीज को अपना पीयर आइडेंटिफाई करा ना, उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इसके सामने काफी ज्यादा कंपेरेबल है एंड कहीं हद तक उनके फाइनेंशियल्स काफी बेटर है। तो जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी काफी कम प्राइस टू बुक में अवेलेबल है मार्केट में, उसमें ना लगा के इसमें क्यों लगाया जाएगा, इसके बारे में काफी सारा सोचने की जरूरत है एंड उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाने की जरूरत है। 1.61 का डेट टू इक्विटी है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। दूसरी चीज ये है कि ये कंपनी 2011 से इस बिजनेस में, तो अभी तक इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई है? तो यस ये सारे रीजन है जिस वजह से मैं इस आईपीओ को पर्सनली स्किप करने वाला हूँ। इसमें पैसा लगा के रिस्क लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, जिस वजह से अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन को देख करके अपना डिसीजन खुद बनाना। मैं इससे दूर रहने वाला हूँ एंड यस ये कोई भी आपको एडवाइस नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद से लेंगे। मेरे वीडियो को देख करके आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी अगर आपको नुकसान होगा उसके लिए मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड इस आईपीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो। स्टिल कोई कमी रह जाए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हैं एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।